हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फॉर एवरीवन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम बीएसटीसी की आंसर की के व्याख्या सहित प्रश्नों का हल कर रहे हैं, जिनमें हमें 4 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, जिनमें से 3 सब्जेक्ट पर हम चर्चा कर चुके हैं। हिंदी के प्रश्नों पर जीके के 2 वीडियो हैं और मेंटल एबिलिटी के आज हल करेंगे। इस वीडियो में 25 प्रश्न होंगे और अगले 25 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। जिस किसी ने भी उन वीडियोज़ को नहीं देखा है वो जाकर चैनल पर सब्सक्राइब करें और उन वीडियोज़ को देखें। उनमें सभी प्रश्नों को डिटेल सहित बताया गया है। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्न अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। YWZX अनुपात USVT समानुपात MKNL अनुपात में, और हमें ये याद करना है। तो ऐसे में पहले हमें अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का नंबर पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर आता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, ABCD ये लिखे हुई हैं और इनके नंबर बताए गए हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर देखना है कि Y 25 पर आता है, W 23, Z 26 और X आता है 24 पर। तो यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि Y और U के मध्य -4 हो रहा है। ऐसे W और S में भी -4 हो रहा है। आप इनको करके देख लीजिएगा। Z और V के बीच में भी -4 का अंतर है और ऐसे ही W और T के बीच में भी -4 का अंतर है। तो ऐसे ही इसमें भी होगा -4। तो M कितने पे है? 13 पे आता है। 13 - 4 बराबर 7। तो 13 - 4 बराबर 9। तो I 9 पर आएगा। तो I तो चारों में दे रखा है हमें, तो इसका I तो नहीं हो सकता, चारों में। K का अल्फ़ाबेट है 11। 11 - 4 बराबर 7। तो 7 का होगा G। 7 पर G आता है, वो भी चारों में दे रखा है, तो G अभी भी पता नहीं चल सकता इसका। N कितने पर आता है? N आता है 14 पे। तो 14 - 4 तो 10 पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है इनमें से? HJ। तो यहाँ पर आएगा J, C और C दोनों में, C और B दोनों में J आ रहा है। अब है L आता है अपने 12 पर। तो 12 - 4 8। तो 8 पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? H। तो इसका ऑप्शन नंबर B सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल किया गया है, इसको ऐसे समझिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट पर्सन, सेकंड क्वेश्चन, राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की उम्र क्या है? यहाँ पर हमें राम की उम्र ज्ञात करनी है। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर A को रख के देखते हैं 8 वर्ष। तो ये 8 वर्ष किसकी उम्र हुई? यहाँ पर राम की, जो श्याम की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। तो ये तो हमें पता है कि 5 गुना किसी का भी नहीं होता 8। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। 10 को रख के देखते हैं। 10 किसका 5 गुना होता है? 2 का 5 गुना होता है ना 10।
तो यहाँ पर दो वर्ष किसकी मान ली जाएगी, श्याम की। और 2 का गुना 5 10, मतलब राम की 10 हो गई। और 2 साल उम्र तो किसकी हो गई, श्याम की, और राम की 10, तो 10 और 2 में अंतर भी है 8 का, तो जैसा प्रश्न में बताया गया है। तो इसका सही आंसर इसे बी हो जाएगा। फिर भी इसको अगर आप ठीक से समझना चाहते हो तो मैंने इसका ठीक से समझना चाहते हो इसे अगर आप, तो इसका सॉल्यूशन कर रखा है मैंने। ये देखो, माना श्याम की उम्र x, राम की उम्र 5 गुना है, तो x इंटू 5 कर लेंगे, 5x। दोनों की उम्र में अंतर कितना है, 8 वर्ष का, तो 5x तो राम की और श्याम की दोनों का अंतर हो जाएगा 8। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 5x में से x गए तो 4x बराबर 8, और x का मान आ जाएगा यहाँ पर 2। तो 2 तो हो गई श्याम की उम्र, उसकी 5 गुना है, x का मान रख दिया, तो 5 इंटू 2 बराबर 10। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय 1, 8, 27 के सर्वाधिक समान है। अब देखिए यहाँ पर पता चल रहा है हमें कि 1, 8 और 27 ऐसे ही हमें विकल्पों में देखना है। तो यहाँ पर देखने पता चल रहा है 1 का क्यूब 3 की, मतलब 1 की घात 3 बराबर 1। वैसे ही 2 का क्यूब 8 आ रहा है, और 3 का क्यूब 27। इन ऑप्शंस में भी हमने ऐसे ही क्यूब्स को देखना है, किसी न किसी क्यूब संख्या का क्यूब है। जैसे 1 का क्यूब 3, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, इधर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी तरह 64 किसका क्यूब है, 4 का, 125 5 का क्यूब, और 216 6 का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, थर्ड का ए। अगला क्वेश्चन, गाजर, खाद्य पदार्थ, सब्जियां, कौन सा चित्र सही निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में ही सब्जियां होती हैं, और सब्जियों के अंदर गाजर आती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चक्रवात संबंधित हैं, चक्रवात प्रतिचक्रवात से संबंधित हैं, उसी प्रकार बाढ़ संबंधित है। अब देखिए, चक्रवात प्रतिचक्रवात का विलोम है, या ये क्यों है कि चक्रवात और प्रतिचक्रवात एक दूसरे के विलोम हैं। तो यहाँ पर बाढ़ का विलोम क्या होगा, तबाही, नाश, नहीं, नदी, सूखा। तो बाढ़ का विलोम हो जाएगा सूखा, जैसा कि आप सभी जानते ही हो, सीधा सा क्वेश्चन था ये तो। अगला प्रश्न, कबूतरों, पक्षियों, कुत्तों के संबंध में कौन सा चित्र सही निरूपित कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, कबूतर किस में आते हैं, पक्षियों में आते हैं, और कुत्ता अलग हैं। तो ये तो हो गया पक्षियों का गोला, इसके अंदर कबूतर और कुत्ता अलग। तो ऐसी आकृति कहाँ पर देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न, अगर भाग का मतलब गुणा का मतलब माइनस, और प्लस का मतलब गुणा, और माइनस का मतलब भाग हैं, तो इस संख्या को हमें हल करना है। सॉरी, ऐसे प्रश्न में हमें पहले संख्या को चिन्हों को चेंज कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर प्लस का दे रखा था गुणा का दे रखा था माइनस, और माइनस का दे रखा था भाग, और भाग का भी गुणा। यहाँ पर गुणा 2 बार, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, प्लस का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर कहीं पे। तो इसको ऐसे रख देंगे, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे, सबसे पहले भाग को। तो 4 का भाग 16 में दिया तो आ गया 4, इसको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, 4 इंटू 2, 8 इंटू 2 किया तो 16, 4 इंटू 2 किए तो 8, और 16 में 60 गए तो 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक संख्या लुप्त है, उसको ज्ञात करना है। 4, 7, 11, 18, 19, 47, खाली जगह 123, 199। तो यहाँ पर हमें जो संबंध इन संख्याओं के बीच में दर्शाया जा रहा है वही इसमें देखना है। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए उसको बताना है। जैसे यहाँ पर 4 और 7 11 होते हैं, तो नेक्स्ट संख्या क्या लिखी, 11। वैसे ही 7 और 11, तो नेक्स्ट संख्या 18, और उसके बाद 11 और 18 को जोड़ा तो 29।
ऐसे 18 और 29 को जोड़ा तो 47, और 29 और 47 को जोड़ा तो अगली संख्या आ जाएगी जहाँ पर खाली स्थान है वो 76। 76 और 47 को प्लस किया तो 123। ऐसे 76 और 123 को प्लस करेंगे तो 199। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76। 8 नंबर का हो जाएगा ए 76। अगला प्रश्न, ध्रुव, चुंबक, बैटरी और बीच में दे रखा है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखो यहाँ पर जो संबंध है वही संबंध यहाँ दर्शाना है। तो ध्रुव चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसी प्रकार बैटरी में भी प्लस माइनस का टर्मिनल्स, जिनको टर्मिनल्स बोलते हैं, प्लस माइनस होते हैं, उनको बोलते हैं टर्मिनल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से असंगत शब्दों को जोड़े, अब असंगत शब्दों के जोड़े को ज्ञात कीजिए। विस्तृत लघु, हल्का भारी, लघु छोटा, बड़ा विशाल। तो यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है विस्तृत और छोटा तो एक ही होता है, मतलब एक दूसरे के पर्यायी हैं। लघु और छोटा ये भी एक ही होता है, ये भी एक दूसरे के पर्यायी हैं। बड़ा और विशाल भी एक ही होता है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है ऑप्शन नंबर बी इनसे असंगत हैं, अलग हैं। हल्का का भारी विलोम होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10वें में बी, हल्का भारी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, .003 एंड इंटू 0.02 का मान है। तो ऐसी संख्या में हमें पता चलता है कि 6 तो सभी में आ रहे हैं, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 तो आएंगे। लेकिन ऐसी संख्या में ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं हैं, दोनों को मिलाकर। तो दशमलव इधर 3 संख्या है और इधर 2 संख्या है। तो इधर भी दशमलव के बाद 5 संख्या में बनेंगे, जिसमें 6 तो आ ही चुके। तो 5 में बनाने के लिए 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अब ऐसे कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो इस पहले दूसरे में नहीं है, तीसरे में 3 ही जीरो है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका होगा डी। अब इसमें डी में पीछे जीरो लगा दिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता ही होगा दशमलव के बाद कोई संख्या लिख दी जाती है और उसके बाद जीरो लगाया जाए, चाहे कितने ही जीरो लगाए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्न में से लुप्त संख्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें क्या हुआ है, बीच वाली संख्या को आधा करके दाईं तरफ की संख्या से गुणा करने पर बाईं संख्या आ रही हैं। मतलब जो बीच वाली संख्या है उसको आधा कर दिया गया है। जैसे 24 का आधा कितने हैं, 12 होते हैं, और दाईं संख्या कितनी इधर 6, तो 12 इंटू 6 करते ही 72 आ रहे हैं बाईं तरफ। ऐसे ही 16 का आधा कितना होता है, 8, तो दाईं संख्या किधर कितनी है, 12 को 8 से गुणा करने पर 96, जो कि ये बाईं तरफ आ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमने ऑप्शन में से 12 को रखा है, तो 12 का आधा 6 और 6 को दाईं तरफ वाली संख्या 18 से गुणा करने पर 108। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 12। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, 24 का भाग 3 में 72 में 2 तो 3 बार जाएगा, उसको इस 6 से गुणा, सॉरी 3 को दुगुना कर दो तो 6 आ जाएगा। ऐसे 16 का भाग 96 में दोगे तो 6 बार जाएगा, 6 को दुगुना कर दो तो 12 आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन 12 रख के देखा तो 12 को 8 से भाग दिया तो इस पर आएंगे 9, 12 नाम 108, तो 9 को दुगुना कर दो 18 आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और किया जा सकता है, इस 18 का भाग 108 में दो, कितने आएंगे, 18 छिके 108, तो इस 6 का दुगुना कर दो तो 12 आ जाएंगे यहाँ पर। ऐसे ही 12 का भाग 96 में देने पर 12 8 96, और 8 का दूना 16। 6 का भाग 72 में भी दे, 6 का भाग 72 में देने पर पता चलेगा 12 आएंगे, 12 का दुगना 24। तो इस प्रकार से 3-4 प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। निम्न दिए गए अंकों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं संख्याओं में से हमें 13 और 14 नंबर के प्रश्न का आंसर देना है। कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य का अंतर 2 का अंतर है।
ये संख्याएं मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। तो 7 और 5 के मध्य में 2 का अंतर है, तो एक बार तो यहाँ हो गई। 9 और 5 में नहीं है, 5 2 में भी नहीं है, देखने पता चल रहा है। 3 और 5 तो यहाँ भी 2 का अंतर है, तो 2 संख्याएं हो गई इसी। 9 4 में नहीं है, 4 8 में नहीं है, 5 8 में नहीं है, 5 9 में नहीं है, 9 5 में नहीं है, 5 4 में भी नहीं है, 5 9 में भी नहीं है, और 3 5 में भी यहाँ पर 2 का अंतर है। नेक्स्ट 5 9 में नहीं है, 5 5 में भी नहीं था, 9 5 में नहीं है, 5 3 में, तो चौथी संख्या ये हो गई। 3 5 में भी 2 का अंतर है, तो 5, और 9 5 में नहीं है, 4 5 में नहीं है, 2 5 में नहीं है, 3 5 5 3 में अंतर है, तो छठी, और 3 और 5 7 ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पर 7 और 5 में 2 का अंतर है, 3 और 5 में 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 और 5 में 2 का अंतर है। ऐसे करके हमने देख लिया 7 संख्याएं हैं जिन पर 2 का अंतर है, जो कि प्रश्न में बताया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। अगला प्रश्न भी इसी के आधार पर करना है हमें। कितनी बार 5 के बाद 9 आया है, परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए। हमें इसे देखना है 5 के बाद 9 आए, लेकिन 5 के बाद 9 तो आए, पर 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए। ऐसी संख्याएं कितनी बार आई हैं, हमें ऐसे देखना है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 7 5, तो 5 के बाद 9 आ रहा है, और 5 के पहले 3 भी नहीं आ रहा, तो एक तो ये हो गई। यहाँ पर भी 5 के बाद 9 आ रहा है, लेकिन 5 के पहले 3 आ रहा है, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है कि 3 नहीं आना चाहिए, तो ये नहीं जुड़ेगा इसमें। यहाँ पर 5 के बाद 9 आ रहा है, यहाँ 3 नहीं आ रहा, तो दूसरी संख्या ये हो गई। यहाँ भी 5 के बाद 9 आ रहा है, और यहाँ पर 3 नहीं आ रहा, तो ये भी तीसरी संख्या। यहाँ भी 5 के बाद 9 आ रहा है, और आगे इधर 3 नहीं है, तो ये भी हो गई। यहाँ भी 5 के बाद 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 दे रखा है, इसलिए ये नहीं होगी। और यहाँ भी 5 के बाद 9 है, और आगे 3 नहीं है, इसलिए ऐसी संख्याएं कितनी हो गई, ऐसी संख्याएं मिली हमें 1 2 3 4 5। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5। बहुत ईजी क्वेश्चन थे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। श्रेणी का अगला अंक है, हमें श्रेणी का यहाँ पर अगला अंक बताना है। 8 22 8 28 8। देखिए 8 सभी में आ रहा है, 8 यहाँ भी आ रहा है, एक छोड़कर एक बार 8 आ रहा है। और यहाँ पर क्या अंतर है, 22 + 6 28, ऐसे 28 + 6 34 आ जाएगा इसका, तो 15 में हो जाएगा डी 34। अगला प्रश्न देखते हैं। असंगत को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक असंगत बताना है। यहाँ पर आयताकार आकृति, यहाँ पर आकृति, ये आकृति, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट बना हुआ है। पहले में देखो जो आयत बना हुआ है यहाँ पर दूसरे में मोड़ दिया, तीसरे में भी कुछ मुड़ना चाहिए था, जैसे चौथे में भी मुड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 3 होना चाहिए, क्योंकि तीसरी आकृति और फर्स्ट आकृति तो एक जैसी ही है, तो इसका आंसर 3 होना चाहिए। और कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 3 सी में। बाकी आंसर की में क्या मानते हैं वो देखते हैं। यदि 373 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हो, जिनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। आइए इसको सोल्व करते हैं। इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने इस फोटो में कर रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए इसको समझिए। 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, कितने टोटल 373 सिक्के हैं। अब मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है, मूल्य का अनुपात 13 रुपये, 11 रुपये और 7 रुपये। अब 13 रुपये के हमें पता है, 1 रुपये का सिक्का 13 होंगे, तभी तो 13 रुपये होंगे। अब 11 रुपये कब होंगे, 50 पैसे के सिक्के जब 22 होंगे। ऐसे 7 रुपये के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के 7 रुपये के 4 हो जाएंगे। इसको 7 से 4 कर लेंगे, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर 28 हो जाएंगे। तो प्रश्न में क्या दे रखे हैं, 373 सिक्के हैं। अब यहाँ पर इनको जोड़ने पर पता चलेगा कि 13, 11 और 28, तो 63 सिक्कों का अनुपात हुआ ये वाला। तो लेकिन यहाँ पर हमें 373 दे रखा है, तो इसके अनुसार करना होगा। तो 373 और 63 में क्या संबंध है, तो 63 का भाग हम 373 पर देने पर पता चलता है कि ये इसका 6 गुना है 373 63 का। तो हमें इनको भी 6 गुना कर देना है सभी को। तो 13 × 6
ऐसे ही 22 इंटू 6 और यहाँ पर 28 था तो 28 इंटू 6, तो इनको करने पर पता चलता है 78, 132, 168। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सही अनुपात। इनको तीनों को जोड़ेंगे तो अगर 378 आता है तो बिल्कुल सही किया गया है, तो इनको आप जोड़ के देख लीजिएगा। और यहाँ पर 50 पैसों के सिक्के पूछे गए हैं तो 50 पैसों के सिक्के हो जाएंगे 132, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 132। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किसी कूट में स्टाइल को UVZJC लिखा जाता है एवं ब्लंट को DNVLR लिखा जाता है, उस कूट में MOULD को कैसे लिखा जाएगा। अब इनको हम इन दोनों कूट में जो संबंध दिखाया गया है और इसमें वही संबंध इसी में करना है हमें। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखने पर पता चलता है, इनको अल्फ़ाबेट में लिख दिया है हमने। S कितने पे आता है 19 पर, T 20 पर आता है, T 20 पर, Y 25 पर और L 12 पर, E 5 पर, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो इन दोनों के मध्य +2 हो रहा है, इन दोनों के मध्य +2 हो रहा है, इन दोनों के मध्य +1 हो रहा है और इन दोनों के मध्य -2 और इन दोनों के मध्य -2। इसी प्रकार इधर हो रहा है +2 +2 +1 -2 तो हमें MOULD का भी ऐसे ही करना है। M कितने पे आता है 13 पर, तो 13 + 2 कितने हो जाएंगे 15, तो 15 पर आ जाएगा अपना O। यहाँ पर 15 पर O, तो 15 + 2 कितने हो जाएंगे 17, तो यहाँ 17 पे कौन सा ABCD का असर आता है क्यों। U आता है 21 पर, 21 + 2 ये हो जाएगा अपने, सॉरी यहाँ 23 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर मैं भूल गया था, तो +1 22 और यहाँ पर -2 L कितने पर 12 पर, तो -2 10 पर आता है J। वैसे 4 पर D आता है, तो 4 - 2 2 पर क्या आता है B, आपको पता ही होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि किसी को क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगला प्रश्न, माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ चला, फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 10 मील चला, फिर बाएं मुड़कर 5 मील चला, फिर से बाएं मुड़कर 10 मील चला, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मील चलता है। उसके तात्कालिक स्थान से उसका घर कितनी दूरी पर है। देखिए माइक, यहाँ पर हमने माइक को लिख दिया है, ये दिशाएं लिख दी हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। माइक पहले कितने मील चलता है 10 मील चलता है, किस साइड पर चलता है पश्चिम में, तो ये 10 मील चल गया। उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, तो उसका दाएं किधर होगा, उसका दाएं होगा उत्तर की तरफ, तो फिर 10 मील चलता है, ये 10 मील चल गया। फिर वो बाएं मुड़ता है तो अब वो किस दिशा में, उत्तर दिशा में की तरफ मुँह है, अब वो बाएं मुड़ेगा तो किस साइड में मुड़ेगा, पश्चिम में, तो 5 मील चलता है बाएं मुड़कर। उसके बाद वो बाएं मुड़कर फिर 10 मील चलता है, तो फिर ये हो जाएगा इधर इस साइड पर, इसका बायां इधर होगा। फिर लास्ट में वो 15 मील चलता है, वो भी किधर किस साइड पर, बाएं मुड़कर। तो माइक का बायां हो जाएगा यहाँ से पूर्व की ओर। अब 5 यहाँ पर बीच में 5 चला था ना, तो यहाँ भी बीच, यहाँ का गैप भी 5 ही रहेगा और 10 ये, तो 5 और 10 कितना हो जाएगा +15। तो इस प्रकार वो 15 मील चला और 15 मील के लिए क्वेश्चन में बोला गया है, और वो 15 मील चलकर जहाँ था वहीं पर वापस पहुँच गया है, इसी जगह से यहाँ पर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 0 मील उसने दूरी तय की है। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए 0। अगला प्रश्न, दिव्या दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। दिव्या और दक्ष की औसत आयु कितनी है 22 वर्ष। यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। सुरभि की उम्र क्या होगी, 37 वर्ष, 38 वर्ष, 39 वर्ष, 40 वर्ष। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने सॉल्व कर रखा है,
ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन अपने कागज़ पर लिखकर और उसका फ़ोटो खींचकर आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी समझ सकते हैं। देखिए दिव्या और दक्ष इनकी औसत आयु कितनी बताइए 22। अब आपको पता ही है औसत कैसे निकालते हैं, जिन राशियों की संख्या बटे में राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो यहाँ पर 2 लोग हैं तो उनका 2 का भाग देंगे हम, और ये पता ही नहीं दिव्या की आयु कितनी है और दक्ष की कितनी है, लेकिन औसत आयु दे रखी है 22। तो हम इसको इससे गुणा कर लेंगे, 22 दूनी 44। तो दोनों की उम्र तो पता लग गया हमें 44 है, लेकिन पता नहीं है किसकी कौन सी है, और हमसे इनकी पूछी भी नहीं है प्रश्न में। तो यहाँ पर दोनों की उम्र पता लग गई 44। अब प्रश्न में दिया है सुरभि की उम्र जोड़ने पर औसत आयु हो जाती है 28। अब यहाँ पर सुरभि की उम्र भी पता नहीं है, लेकिन जोड़ने पर औसत उम्र पहले 22 थी, वो कितनी हो जाएगी अब 28 हो जाएगी। व्यक्तियों की संख्या 3 हो गई है, अतः 28 × 3 करेंगे, जैसे यहाँ पर 22 × 2 किया था तो 84 आएंगे। इससे तीनों की कुल उम्र पता चल गया हमें 84, और दोनों की कुल उम्र कितनी थी 44। तो 44 में से हमको 84 घटाएंगे, दिव्या और दक्ष की उम्र को हम घटाएंगे, तो इससे हमें सुरभि की उम्र पता लग जाएगी, क्योंकि जो जुड़ी हुई थी ना ये तो 2 तो पहले की थी 44, तो दिव्या और दक्ष की, और सुरभि की उम्र जुड़ी उसका ही तो पता लगा ना वो कितनी थी। तो ये 84 जो तीनों की उम्र आई थी उसको हम 84 में से 44 को माइनस कर देंगे, तो 44 को माइनस करने पर प्राप्त होगा हमें 40। तो 40 सुरभि की उम्र हो गई 40 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 वर्ष। 20वें में 40 वर्ष, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में राज मुकेश से ज़्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं। प्रिया को गौरव एवं कविता से ज़्यादा अंक मिले, गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, परंतु उसके अंक इन पाँचों में सबसे कम नहीं थे। अंकों की अवरोही व्यवस्था में दूसरे स्थान पर कौन है? अवरोही व्यवस्था बतानी है, वो भी अंकों की, और दूसरे स्थान पर उनमें कौन है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है मुकेश की उम्र, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक परीक्षा में राज को मुकेश से ज़्यादा अंक मिले। हम ज़्यादा को इस चिन्ह से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो राज को किससे मुकेश से ज़्यादा मिले, लेकिन प्रिया जितने नहीं मिले। इसका मतलब क्या हुआ, प्रिया से कम मिले राज को अंक, और प्रिया को गौरव एवं कविता से ज़्यादा अंक मिले। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, प्रिया को गौरव से और कविता से ज़्यादा। गौरव को किससे ज़्यादा मिले थे और मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए थे गौरव को, तो मुकेश को गौरव से ज़्यादा अंक प्राप्त हुए और गौरव को उससे कम। लेकिन प्रश्न में ऐसे भी दिया हुआ था कि पाँचों से कम नहीं थे गौरव के अंक, सबसे कम नहीं थे। मतलब 5 व्यक्ति हैं ना, राज, मुकेश, गौरव, कविता और प्रिया, तो इनमें सबसे कम गौरव के नहीं थे। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम नहीं थे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे प्रश्न में दिया हुआ है राज को मुकेश से ज़्यादा अंक मिले, तो यहाँ पर राज को हमने लिख दिया मुकेश से ज़्यादा, इसका सही है। फिर प्रश्न में ये दिया हुआ था कि प्रिया को गौरव से कविता से ज़्यादा अंक मिले, तो प्रिया को गौरव से ज़्यादा मिले, तो इसके लिए ये निशान सही है, ये चल ही रहा है, और कविता से भी ज़्यादा मिले, तो ये भी सही है। प्रश्न में ये भी दिया हुआ था कि गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, तो गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए, ये भी सही है। और ऐसे भी कहा गया था कि गौरव को पाँचों में सबसे कम नहीं थे, तो पाँचों में सबसे कम भी नहीं है इसमें। और तो इसमें सबसे कम तो पूछा ही नहीं गया, हमें पूछा गया अवरोही क्रम में ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहले पे सबसे ज़्यादा अंक मिले थे प्रिया को, तो अवरोही क्रम में दूसरा स्थान पूछा गया, तो दूसरा स्थान हो जाएगा राज का। तो इसका सही आंसर राज हो जाएगा। 21 में हो जाएगा सी ऑप्शन, राज। अगला प्रश्न, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, यह मेरे मामा के पिताजी की लड़की का लड़का है। ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, लड़की एवं लड़के में क्या संबंध है। देखते हैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक लड़के का परिचय करा रही है लड़की
और वो लड़की बोल रही ये है। अब ये किसके लिए है, लड़के के लिए बोल रही ना, वो तो लड़के के लिए है, और मेरे शब्द किसके लिए आया था वहाँ पर, लड़की के लिए। तो वो बोल रहे मेरे मामा के पिता। जब लड़की के मामा, उसके पिता कौन होंगे, लड़की के नाना हो जाएंगे। और उसने ये भी बोला था कि पिताजी की लड़की, मतलब उसके मामा के पिता यानी कि उसके नाना की लड़की। तो उसके नाना की लड़की कौन होगी, उसकी माता होगी या तो उसकी मौसी होगी। यहाँ पर क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया गया कि इकलौती बेटी है उनकी या, तो यहाँ पर हम किसी को मान सकते हैं। फिर प्रश्न में ये भी कहा गया कि उसका भी लड़का, मतलब मेरे मामा के पिता के लड़की का लड़का। तो मेरे मामा के पिता हो गए नाना, नाना की लड़की हो गई माता या मौसी, और उसका भी लड़का हो जाएगा उसी लड़की का भाई। भाई तो होगा उसका, तो इसका भाई और बहन का संबंध है दोनों के बीच में। समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस प्रकार हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया है, और इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 22वें का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दूसरे से संबंधित नहीं है। एक इनमें असंगत है, बाकी 3 सही हैं। वीणा, गिटार, बांसुरी, सारंगी। अब इन चारों को देखने पर पता चलता है गिटार, सारंगी और वीणा तीनों एक ही कैटेगरी में आती हैं। तीनों में क्या होता है, तार लगा होता है, तार तत्वाद्य यंत्र हैं तीनों ही। जबकि बांसुरी सुशिर वाद्य यंत्र हैं। जीके में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, उसमें भी ये पूछा गया था कौन सा तत्वाद्य नहीं है, और एक अलगोजा ऑप्शन था जो तत्वाद्य नहीं था, सुशिर वाद्य। तो यहाँ भी सुशिर वाद्य ही उत्तर है इसका, बांसुरी। आपको पता है कि सारंगी में भी होते हैं, जैसे मैं आपको इसको फोटो दिखाता हूँ अभी। तो ये है बांसुरी, जो कि फूंक मारकर बजाई जाती हैं। आप जानते ही हो इसको, तो सभी जानते हैं। ये गिटार हैं, इसमें देखो तार लगे हुए हैं, तो ये तत्वाद्य यंत्र हैं। ये हैं गिटार, जानते ही हो आप सब। ये हैं वीणा, इसमें भी ये तार लगे हुए हैं, ये भी तत्वाद्य यंत्र हैं। और ये हैं सारंगी, ये तार लगे हुए हैं और इसको इससे बजाया जाता है, ये भी तार हैं। तो ये तीनों तो तत्वाद्य यंत्र हैं, सारंगी, वीणा और गिटार। जबकि बांसुरी सुशिर वाद्य यंत्र, इसलिए इन तीनों से अलग हैं। पांच मित्रों में ए बी डी की तुलना में भारी है, सॉरी ए बी और डी की तुलना में भारी हैं, सी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है, लेकिन ई से भारी है। इनमें सबसे भारी कौन है, देखते हैं इसे भी। तो यहाँ पर देखने पर पता चलता है, हम जो भारी हैं उसको ऊपर लिखा है, जो हल्का है उसे नीचे लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि ए बी और डी की तुलना में भारी हैं, तो ए भारी है इसको ऊपर लिख दिया, और बी और डी को एक साथ लिख दिया, क्योंकि इनका पता नहीं इनमें कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है। सी डी की तुलना में हल्का है, सी किसकी तुलना में, डी की तुलना में हल्का है, तो सी को नीचे लिख दिया और डी को ऊपर लिख दिया। फिर प्रश्न में ऐसे था कि बी और बी डी की तुलना में हल्का है, बी हल्का है किसकी तुलना में, बी डी की तुलना में, लेकिन ई की तुलना में भारी है, यानी कि ई से भारी हैं, तो ई से भारी तो बी को ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पर पूछा गया इन सब में सबसे भारी कौन है, पाँचों में, ए बी सी डी 5 में थे, तो इनमें सबसे भारी कौन है, तो भारी को अपन ने ऊपर लिखा है। इसमें चित्र में देखने में पता लग रहा है ए आ ही गया, अपने ए बी सी डी ई इनको लिख ही दिया, ए बी सी डी ई सबको लिख चुके अपन। तो यहाँ पर देखने में पता चल रहा है कि ए सबसे भारी है इनमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो 24 में हो जाएगा डी ऑप्शन, ए सबसे भारी है इनमें। समझ में आ ही गया होगा। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज की वीडियो का। ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री हैं, सी बी की माता हैं, डी सी का पिता हैं, ई डी की माता हैं, ए का डी से संबंध बताना है। देखिए इसमें भी ब्लड रिलेशन वाला ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है जो मेरे अनुसार तो इस क्वेश्चन को डिलीट होना चाहिए। बहुत से लोग इसका आंसर पोती बता रहे हैं, जो कि गलत हैं। आइए हम इसे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है ए बी की बहन है, हमें गर्ल्स और बॉयज़ का एक निशान लिया है यहाँ पर, माइनस मतलब गर्ल्स और प्लस मतलब बॉयज़, इसका ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन में दिया गया था ए बी की बहन है, तो ए बहन है बी की। अब बी लड़का है या लड़की ये पता नहीं है, तो हमने लिख दिया ए को माइनस ए माइनस, ये कौन है, बी की बहन है, ठीक है। प्रश्न में आगे दिया है एफ जी की पुत्री हैं,
तो एफ पुत्री है और पुत्री होती है स्त्री, इसलिए हमने इसको भी एफ को माइनस में लिख दिया और जी को ऊपर लिख दिया। जो माता पिता हैं उसको हम ऊपर लिख रहे हैं। तो एफ जी की पुत्री हो गई, ठीक है। अब इसका पता नहीं है ना, इनसे संबंध नहीं, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। सी बी की माता है। अब सी क्या है? माता है, महिला है, किसकी? बी की। तो सी को हमने सी माइनस लिख दिया। अगला लिखा हुआ है डी सी का पिता है। अब सी का पिता कौन है? डी। तो इसको भी हमने ऊपर लिख दिया और प्लस कर दिया क्योंकि ये पिता हैं, ये पुरुष हैं। फिर प्रश्न में दिया गया था ई डी की माता है। तो ई किसकी माता है? डी की माता है। अब डी की माता ई, तो ये भी हो गई महिला, तो ये ई को भी ई माइनस लिख दिया। समझ में आ रहा होगा? एक बार प्रश्न को देखना आप वीडियो को पीछे लेकर। और प्रश्न में पूछा गया है ए का डी से संबंध बताना है। हमें संबंध ए और डी का बताना है। अब देखिए ए और बी, मैं इनको हटा देता हूँ। ए और बी दोनों बहन भाई हो गए या बहन बहन हो सकती हैं, बी का पता ही नहीं है। लेकिन इन दोनों के माता पिता तो एक ही होंगे ना, तो ए की माता भी वही होगी जो बी की होगी। बी की माता है सी, तो ए की माता भी सी होगी। उसी प्रकार जो सी का पिता डी हैं, तो जो बी का माता का पिता होगा, यानी अपनी माता का पिता कौन होता है? नाना। तो ऐसे ए की माता सी और माता का पिता डी, मतलब नाना, तो नाना हो गया। और यहाँ पर ए और डी का संबंध बताना था हमें, तो नातिन और नाना का संबंध होगा। इसलिए ये प्रश्न डिलीट होगा, इसमें पोती का नहीं होगा, क्योंकि पोती तो अलग होती है और नाना अलग होते हैं। ये सॉरी, नातिन अलग होती हैं, आप सभी जानते हो। तो ऐसे थोड़ी कर सकते हैं हम कि पोती और नानी का एक संबंध बताते, इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट होगा। बाकी देखते हैं आंसर की में क्या माना जाता है। तो 25 में नातिन होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। अब आंसर की में जो माना जाएगा वो सही होगा। मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन पर बोनस मिलना चाहिए या फिर डिलीट होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जहाँ तक हो सका वहाँ तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, ताकि आपका भी समय बचे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो सकता था ये। इसलिए मैंने पहले से सॉल्यूशन कर रखा था इसका। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर आंसर की में बता तो रखा है, लेकिन शॉर्ट आंसर की हैं। आंसर तो पता चल जाता है मैं, चलो ठीक ही है ये है, लेकिन वो पता तो चले कि कैसे हैं। मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन ऐसे पता चलने से थोड़ी होता है, पता तो लगना चाहिए ना कि आंसर आया तो कैसे आया। इसलिए मैंने विश्लेषण सहित वीडियो बनाया है। तो सभी को शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और जिसने भी हिंदी, जीके और शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो वीडियो पर जाकर ज़रूर देखें। इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक डलवा दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा जानकारी दी गई है जो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।